हेलो दोस्तों, आज हम क्वांटम के फैंटम को कैसे भगाए इसका पार्ट 2 करने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो और सबके साथ, आपके सारे दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दो जल्दी से। जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा। चलो, गुड आफ्टरनून विष्णु, चिल्लई, चंदन, विक्रम, राणा, पल्लवी, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से जल्दी सारे अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दो, ये लिंक शेयर कर दो इमीडिएटली। जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतना ही मज़ा आएगा आज पढ़ने में। चालू करो। ओके, और कौन कौन आया है? ऑल इन वन, ऑल इन वन कौन है? पिनाकी, उत्कर्ष, वेरी गुड आफ्टरनून। आई एम डूइंग वेरी वेल उत्कर्ष, थैंक यू फॉर आस्किंग। आप कैसे हो सब लोग? कैसा गया हफ्ता? शिखा, वेरी गुड आफ्टरनून। आज हम ये जो क्वांटम के फैंटम का हम खात्मा करने वाले हैं, उसका सेकंड पार्ट आज होगा। आज हम पढ़ेंगे कि 1D बॉक्स के जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, एनर्जी लेवल्स कैसे समझे, 1D बॉक्स का एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे समझे, ये आज हम देखेंगे। लास्ट टाइम हमने वेव फंक्शंस क्या होते हैं 1D बॉक्स के, वन डायमेंशनल बॉक्स में ट्रैप्ड जो पार्टिकल होता है, इनफाइनाइट पोटेंशियल बैरियर वाला जो बॉक्स होता है, उसमें ट्रैप्ड जो पार्टिकल्स होते हैं उनके वेव फंक्शंस कैसे लिखे ये हमने देखा था। वेव फंक्शन का मतलब क्या होता है ये हमने समझ लिया था लास्ट क्लास में। आज के क्लास में उनके एनर्जी क्या रहेंगे, किसी भी पार्टिकल के ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, उसकी एनर्जी क्या रहेगी ये देखेंगे। और एनर्जी से हम क्या समझ सकते हैं उस सिस्टम के बारे में ये भी समझ जाएंगे। मगर सबसे इंपॉर्टेंटली मैं आपको बताने वाला हूं कि एनर्जी इस वर्ड का मतलब क्या है, क्योंकि एनर्जी इस वर्ड का मतलब जाने बिना अगर क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ा तो बहुत प्रॉब्लम होता है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं। ठीक है, तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन इस बार एनर्जी क्या होती है ये समझने पे होगा। यस, हेलो स्वरा। यस विक्रमजीत, लास्ट क्वेश्चन का आंसर भी डिस्कस करूंगा। लास्ट टाइम मैंने जाने से पहले आपको एक होमवर्क दिया था, वो होमवर्क भी डिस्कस करेंगे यहां पे आगे जाने से पहले। ऑलराइट, गुड आफ्टरनून प्राची। ऑलराइट, आप में से जितने लोगों ने लास्ट टाइम का प्रॉब्लम सॉल्व किया था, आपका आंसर क्या आया था मुझे आंसर ऑप्शंस कमेंट्स में बता दो। ठीक है, मैं लास्ट टाइम का क्वेश्चन भी आपको बता देता हूं, यहां पे लिख लेता हूं मैं। n इक्वल टू 5 के लिए a/3 to a/6 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था 0, x और a के बीच में। ओके, ये क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, होमवर्क के लिए दिया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या क्या आया है मुझे आंसर चॉइस मुझे कमेंट्स में बताओ। प्राची 3/10, विक्रमजीत 4/10। अरे विक्रमजीत का आंसर तो चेंज हो गया। मुझे याद है कि लास्ट टाइम कमेंट्स में विक्रमजीत आपने आंसर सही दिया था, मगर अभी गलत दे रहे हो, 4/10 आंसर नहीं है। एक्चुअली सॉरी, a/3 to a/6 नहीं था, माय बैड, सॉरी सॉरी सॉरी। ये 3a/10 to 6a/10 ऐसा क्वेश्चन था आई थिंक, है ना? 3a/10 to 6a/10 क्वेश्चन था। यस विक्रमजीत, करेक्ट, थैंक यू फॉर पॉइंटिंग इट आउट। अगर आपका आंसर जो है 4/10 वो सही नहीं है। पिछली बार जो आंसर दिया था वो तो सही था, मुझे याद है, जाने से पहले आपने सही आंसर दिया था। ओके, गुड आफ्टरनून योगेश, प्राची, मनोजा। मनोजा आपका आंसर एक बार फिर से चेक कर लो, आई डोंट थिंक 2/5 करेक्ट आंसर है। हेलो प्रभा, हेलो नारायण, क्या आंसर है इसका? बताओ मुझे कोई, कैसे सॉल्व किया था, क्या आंसर आया था? ये लास्ट टाइम का
कैसे सॉल्व किया है आपने? ऑल राइट, हेलो प्रिया, शांतनु, विक्रमजीत, यस, अब आपका आंसर सही है। यस, 3/10 इज द करेक्ट आंसर। अरे कोई बात नहीं, सॉरी कहने की इतना सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, हो जाता है। प्रिया, एब्सोल्युटली करेक्ट, 3/10 इज द आंसर। कैसे सॉल्व किया है? मैं इसका वेव फंक्शन यहाँ पे प्लॉट करके रखता हूँ आपके लिए। तो जो लोग नए ज्वाइन हुए हैं आज, जो ये जो लेक्चर सीरीज़ है हमारा, इसमें पहली बार जो लोग आ रहे हैं, आपके लिए मेरी तरफ से 2 काम है। सबसे पहला काम है वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और सारे नोटिफिकेशंस ऑन कर दो, ताकि सारी नई नई खबरें जो हैं वो आप तक पहुंचती रहेगी। जैसे कल एनटीए का नया नोटिफिकेशन आया है CSIR नेट एग्ज़ाम को लेकर कि जिन लोगों ने जून 2020 का फॉर्म नहीं भर पाए थे, वो फॉर्म अब भर सकेंगे। जो लिंक है फॉर्म भरने का CSIR नेट 2020 का, जो नवंबर में होने वाला है, तो उसका लिंक खुल चुका है फिर से। तो अगर कोई और रजिस्टर करना चाहता है तो वो रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। इसका एक वीडियो भी हमने अपलोड किया है कल ही, तो मेक श्योर दैट यू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और इस वीडियो को शेयर भी करो। ये जो लिंक है इस वीडियो का, वो भी शेयर कर लो सबके साथ, ताकि और लोग ज्वाइन कर सके, ठीक है। राइट, प्राची, फर्स्ट मैक्सिमा इज A/2n। इसका मतलब क्या होगा? A/2n कहाँ आएगा? वेयर विल A/2n बी? A/2n विल बी एट A/10। नंबर ऑफ नोड्स कितने रहेंगे? नंबर ऑफ नोड्स रहेंगे 5। तो 1 2 3 4, सॉरी, नंबर ऑफ नोड्स 4 रहेंगे, नंबर ऑफ मैक्सिमा 5 रहेंगे। सो ये जो वेव फंक्शन है साई स्क्वायर का ग्राफ कुछ इस तरह आएगा। साई स्क्वायर का ग्राफ कुछ इस तरह आएगा। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे A है, ठीक है, करेक्ट। सो स्वरा, यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, 4 नोड्स 5 पीक्स। दिसंबर 2020 वाला एग्जाम नहीं होगा क्या? विक्रमजीत, हमें लगता है कि नहीं होगा, मगर ऐसा कोई एग्जैक्ट कंफर्म्ड नोटिफिकेशन अभी तक एनटीए से नहीं आया है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि दोनों एग्जाम्स कंबाइन हो गए हैं, मगर ऐसा अभी कुछ भी हम कह नहीं सकते जब तक एनटीए डायरेक्टली ये कंफर्म ना करे, ठीक है। मगर नवंबर में एग्जाम ले लिया, फिर से दिसंबर में ले लिया, हमें इसकी पॉसिबिलिटी, इसके चांसेस थोड़े कम लगते हैं। तो हमें लगता है कि एग्जाम शायद कंबाइन हो जाएगा, मगर लेट्स वेट एंड सी कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं। तो अगर कोई दिसंबर में एग्ज़ाम देने का प्लान कर रहा था, तो उनको नवंबर के एग्ज़ाम के लिए भी रजिस्टर कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद कब एग्ज़ाम होगा ये हमें अभी तक ठीक से पता नहीं। सो रजिस्टर फॉर द नवंबर एग्ज़ाम, एग्ज़ाम दे दो। इन द वर्स्ट केस क्या होगा कि आपकी एटलीस्ट बहुत अच्छी एग्ज़ाम देने की प्रैक्टिस हो जाएगी, एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिल जाएगा आपको कि CSIR नेट का एग्ज़ाम कैसे होता है, कितना टेंशन आना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, और किस तरह रिवीजन करना चाहिए, स्टडी प्लान कैसे होना चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, तो एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना पड़ेगा क्या? एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, सिलेबस तो वही रहा है, सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ है, मगर शायद आपको वो एग्ज़ाम 1 महीना पहले देना पड़े, तो आपको भी रजिस्टर कर लेना चाहिए, ऐसा हमें लगता है, क्योंकि दिसंबर का एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा इसका कोई कंफर्मेशन अभी तक एनटीए से नहीं आया है, ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ये 5 मैक्सिमा है और हमें जाना था 3A/10 टू 6A/10। तो A/10 कहाँ पे होगा? ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट होगा A/5, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट होगा A/10। तो 3A/10 कहाँ पे होगा? 3A/10 यहाँ पे होगा, दिस विल बी 3A/10। और 6A/10 कहाँ होगा? अगर ये 3A/10 है तो ये 4, ये 0.4 होगा, ये 0.5 होगा, ये 0.6 होगा, तो 6A/10 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और हमें कौन सा एरिया कैलकुलेट करना है? यहाँ से यहाँ तक का, मतलब ये जो पार्ट है और ये पूरा पीक है। तो हमारा जो केक है, केक 5 हिस्सों में बट चुका है, 1 2 3 4 5, ओके।
तो इसका एरिया होगा 1/5 और ये जो पार्ट है ये 1/5 का हाफ है, मतलब ये हो जाएगा 1/10। तो इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो ओवरऑल आंसर आएगा 3/10। प्रोबेबिलिटी आएगी 3/10। ओके, 1/10 प्लस 1/5, ये आंसर आ जाएगा 3/10। ठीक है। ओके प्रभा, आई विल एक्सप्लेन अगेन। अगर n इक्वल 5 दिया है, ओके, इफ यू आर गिवन n इक्वल टू 5, इसका मतलब नंबर ऑफ नोड्स कितने रहेंगे? नंबर ऑफ नोड्स विल बी 5 - 1 4। इसीलिए हमने 4 नोड्स ड्रॉ किए हैं। एक नोड यहां पे है, एक नोड यहां पे है, दूसरा यहां पे है, तीसरा यहां पे है और चौथा यहां पे है। सो n - 1 इज द नंबर ऑफ नोड्स। सो यू हैव 4 नोड्स एंड n विल बी द नंबर ऑफ मैक्सिमा। तो यहां पे 5 मैक्सिमम है, 1 2 3 4 5। ओके, वी हैव 5 मैक्सिमा हियर। और इस तरह से ये ग्राफ हो गया है वेव फंक्शन के स्क्वायर का। ओके, दिस इज द ग्राफ ऑफ साई स्क्वायर। दिस इज नॉट द ग्राफ ऑफ द वेव फंक्शन इटसेल्फ, दिस इज द ग्राफ ऑफ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ द वेव फंक्शन। ठीक है, तो साई स्क्वायर है, मॉड ऑफ साई स्क्वायर है, इसका मतलब इसके नीचे जो एरिया होगा दैट विल गिव यू द प्रोबेबिलिटी। हमें प्रोबेबिलिटी कहां से कहां लेनी है? 3a/10 टू 6a/10। पहला मैक्सिमम कहां पे होता है? पहला मैक्सिमम इज एट a/2n और पहला नोड होता है a/n। तो n का वैल्यू 5 है, मतलब a/5 विल बी फर्स्ट नोड और फर्स्ट मैक्सिमम कहां पे आएगा? a/5 इंटू 2, a/2n। तो यहां पे a/10 आएगा। तो ये a/10 है, तो ये 3a/10, 5a/10, 7a/10 और 9a/10 आएगा। और ये अगर a/5 है तो ये 2a/5, 3a/5, 4a/5 एंड 5a/5 है। ठीक है, सो इससे आपको पता चल जाएगा कि इन दो नोड्स के बीच में, ये जो दो नोड्स हैं इनके बीच में 3a/10 है और ये जो नोड है ये नोड खुद 6a/10 हो जाएगा क्योंकि 2a/5 है ये इसेंशियली। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एरिया क्या है? तो मतलब इस पीक का हाफ आएगा और ये पूरा पीक आएगा। ठीक है, सो इसका हाफ मतलब 1/5 का हाफ हो जाएगा 1/10 और दिस इज 1/5। सो योर आंसर इज 1/5 प्लस हाफ ऑफ 1/5 विच इज 1/10। इन दोनों को ऐड किया तो आंसर आ जाएगा 3/10। Okay, so that was the answer to the last question. All right. Okay, निकिता, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है? आपको लास्ट टाइम का लेक्चर फिर से देखना चाहिए। लास्ट जो लाइव लेक्चर किया था, ये ग्राफ्स कैसे ड्रॉ करने हैं हमने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। एक बार वो लेक्चर देख लो और फिर ये सॉल्व करने की कोशिश कर लेना। ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वांटम के फैंटम को थोड़ा सा और भगाते हैं हम लोग। राइट, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे कि एनर्जी लेवल्स ऑफ 1D बॉक्स। ओके, 1D बॉक्स के एनर्जी लेवल्स हम पढ़ेंगे। अब 1D बॉक्स के एनर्जी लेवल्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? 1D बॉक्स का एनर्जी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? ये लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। H psi इज इक्वल टू E psi और ये जो E है ये एनर्जी की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो वेव फंक्शन क्या लिखा था हमने? आपको याद होगा, वेव फंक्शन हमने लिखा था कि psi n इज इक्वल टू √2/a साइन ऑफ n pi x अपॉन a। ठीक है, ये वेव फंक्शन हमने लिखा था वेयर n इज द क्वांटम नंबर। ठीक है, अब n के वैल्यू पे बेस्ड E का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? E n ये आ जाता है n² h² अपॉन 8ma²। ठीक है, E का वैल्यू आता है n² h² अपॉन 8ma²। ठीक है, अब ये पार्ट कितने लोगों को समझ में नहीं आया है ये मुझे सिर्फ बता दो। ठीक है, कमेंट्स में मुझे इमीडिएटली बता दो कि ये जो हमने लिखा है कि आपको किन को समझ में नहीं आया है, ये सिर्फ मुझे बता दो कमेंट्स में। ठीक है, यस, हेलो ऋतुजा, पूजा, प्रभा, ओके, यस,
राइट, कितने हेलो योगेश, कितने लोगों को ये जो हमने लिखा है ये समझ में नहीं आया है, ये सिर्फ मुझे कमेंट्स में लिख के बता दो। तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, वैल्यू ऑफ ई एन, वैल्यू ऑफ ई एन यही है एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8ma²। ठीक है, तो मैं हमेशा बताता रहता हूँ, हमारे जो क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं कहता रहता हूँ कि फिजिकल केमिस्ट्री में ये जो इक्वेशंस है, ये इक्वेशंस आप रटोगे तो इसका मतलब आपको 1D बॉक्स समझ में आ गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप में से जितने लोगों को लगेगा कि ओके, ऑल नो सर ड्यू टू श्रोडिंगर इक्वेशन, यस ड्यू टू श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है। मगर यहाँ पे बहुत लोग फिर भी मुझे कहते हैं कि सर ये मुझे समझ में नहीं आया। ओके, इसका रीजन मैं बताता हूँ कि ये जो एच साई इक्वल टू ई साई लिखा है हमने, ये श्रोडिंगर इक्वेशन है। श्रोडिंगर इक्वेशन से ये कैसे आया ये समझ में नहीं आता है, और इससे ये कैसे आया ये आपको याद क्या रखना है, एग्जाम क्रैक करने के लिए ये समझ में आने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, मगर एग्जाम क्रैक करने के लिए जरूरी क्या है, एग्जाम क्रैक करने के लिए जरूरी है ये इक्वेशन समझ में आना। ठीक है, अब आप मुझे कहोगे कि ये इक्वेशन है, इसको तो रटना है, ई एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8ma², इसमें क्या ना समझने वाली बात है। ओके, क्या बात है इसमें कि हम समझ नहीं सकते, है ना। तो इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, बहुत सिंपल एग्जांपल है, इसमें ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं। सपोज मैं आपको बताता हूं कि हमारे पास एक नैनो वायर है। ठीक है, हमारे पास एक नैनो वायर है। ठीक है, नैनो वायर किसकी है, आयरन की नैनो वायर है, Fe। ओके, आयरन की नैनो वायर है, मेटालिक वायर है, और नैनो वायर है इसका मतलब कैसे होगा, ये जो आयरन के एटम्स हैं इस तरह एक लाइन में अरेंज्ड है। ठीक है, आयरन के जो एटम्स हैं इस तरह एक लाइन में अरेंज्ड है। ठीक है, अब ये जो एटम्स हमने ड्रॉ किए हैं इन पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी रहेंगे, राइट, इन पे कई सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी रहेंगे, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, पूरे वायर में ये घूम सकते हैं, क्योंकि ये डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, मेटालिक बॉन्ड्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अब मैं क्या पूछना चाहता हूं कि हमारे पास एक नैनो वायर ये है और दूसरा नैनो वायर ये है, हमारे पास एक नैनो वायर ये है और दूसरा नैनो वायर ये है। ठीक है, किसका एनर्जी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ओके, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स है और इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, तो इन दो नैनो वायर्स में किसके इलेक्ट्रॉन का ग्राउंड स्टेट एनर्जी कम होगा। ऑलराइट, तो इसमें हमने लिख दिया एनर्जी ऑफ द ग्राउंड स्टेट, ओके, EgS1 लिख दिया, यहां पे हमने लिख दिया EgS2, GS का मतलब है ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो EgS1 ज्यादा होगा या EgS2 ज्यादा होगा, ये आपको पता कैसे चलेगा। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके, इतना सिंपल क्वेश्चन, या फिर यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल पार्ट नहीं है, तो ऐसा क्वेश्चन जनरली पेपर में नहीं आ सकता, मगर उसके बाद जो इंटरव्यूज रहेंगे आपके उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और यहाँ पे आप कहने लगोगे कि हमने तो नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ा ही नहीं है, नैनो वायर क्या होता है उसमें कुछ पता भी नहीं है हमें। किसी को क्लू आ रहा है कि ये कैसे सॉल्व कर सकते हो, EgS1 बड़ा है या EgS2 बड़ा है। ठीक है, हमने इस क्वेश्चन में हमें लिखना है कि EgS1 बड़ा है या EgS2 बड़ा है, ये हमें देखना है। इस बॉक्स में कौन सा साइन जाएगा ये देखना है, ये जाएगा, ये जाएगा या ये जाएगा। ओके, इन तीनों में से हमें चूज करना कि कौन सा जाएगा। अब बताओ कौन बता सकता है इसका आंसर। सर 1D बॉक्स की लिमिट हमेशा 0 से A ही होगी। हाँ, क्या हम बॉक्स का लिमिट -A से A तक ले सकते हैं? हम ले सकते हैं -A to A, तब बॉक्स का लेंथ जो है वो 2A हो जाएगा। ठीक है, वो केस हम बाद में डिस्कस करेंगे, मगर कल इस क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करो, ये कैसे सॉल्व करोगे। ओके, विष्णु 1 ग्रेटर होगा या 2 ग्रेटर होगा, 1 ग्रेटर होगा या 2 ग्रेटर होगा, अब ये कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये समझने के लिए आपको क्या समझना जरूरी है। सबसे पहली चीज, ये एक 1D बॉक्स है, ये दूसरा 1D बॉक्स है। ओके, ये दोनों
डी बॉक्सेस हैं। इसका रीजन क्या है? इस पे जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, क्या वो इलेक्ट्रॉन्स ये नैनो वायर छोड़ के उड़ के चले जा सकते हैं? नहीं, दोज इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रैप्ड ऑन दिस बॉक्स। ओके, ये जो एटम लाइन है, उस एटम के लाइन को छोड़ के वो इलेक्ट्रॉन्स जा नहीं सकते। इसका मतलब 0 से A तक, 0 से A तक, इसको A1 कह देते हैं, इसको A2 कह देते हैं। ओके, सो ये जो 1D बॉक्स है, इस इलेक्ट्रॉन्स है, और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा सकते हैं? ये दे कैन ओनली एग्जिस्ट फ्रॉम 0 to A1 या फिर 0 to A2, ये छोड़ के बाहर नहीं जा सकते। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रैप्ड, पोटेंशियल बैरियर है यहाँ पे। ठीक है, पोटेंशियल बैरियर होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स बाहर जा नहीं सकते। तो इसका मतलब है ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होगा? ग्राउंड स्टेट के लिए n का वैल्यू क्या होगा? ग्राउंड स्टेट n इज इक्वल टू 1। ग्राउंड स्टेट n इज इक्वल टू 1। तो EGS क्या आता है? EGS होता है h² अपॉन 8ma², h² अपॉन 8ma²। तो अब दोनों केसेस में इलेक्ट्रॉन का मास क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का मास उतना ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन का मास बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। ऑलराइट, इलेक्ट्रॉन का मास फर्स्ट केस में m1 और सेकंड केस में m2, दोनों के मासेस सेम रहेंगे। तो अगर मास सेम है, h जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, वो सेम है, इसका मतलब EGS इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a²। इसका मतलब क्या हुआ? A का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, एनर्जी का वैल्यू उतना कम होगा। इसका मतलब क्या है? दिस बॉक्स विल हैव अ लोअर एनर्जी देन दिस बॉक्स। ठीक है, तो इसका मतलब EGS1 विल बी स्मॉलर देन EGS2। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, जितने लोगों को समझ में नहीं आया है मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये फिर से ध्यान से सुनो। हमने क्या कहा है? 2 नैनो वायर्स हैं, हर वायर पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, और दोनों का सिर्फ लेंथ अलग अलग है। ठीक है, A1 है, ठीक है, और लेंथ अलग अलग होगा, तो इसका मतलब एनर्जी जो है, ग्राउंड स्टेट का जो एनर्जी है h² अपॉन 8ma², ये अलग अलग आएगा। ठीक है, और ये एनर्जी अलग अलग क्यों आएगा? बिकॉज m कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, तो बचा क्या? सिर्फ a², और ये जो a² है ये डिनोमिनेटर में है। ठीक है, a² अगर नीचे है तो कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय जो चेंज हो रहा है, जो अलग अलग है दोनों सिस्टम्स में। ठीक है, तो कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय ये, इसका मतलब EGS इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, कांस्टेंट को छोड़ दो, जो बचता है a², 1 अपॉन a²। ठीक है, और इसका मतलब क्या है कि अगर ये वैल्यू बढ़ गई तो ये वैल्यू छोटी होगी। ठीक है, तो A का वैल्यू जब छोटा होगा तब एनर्जी का वैल्यू ज्यादा होगा। इसका मतलब एनर्जी ज्यादा रहेगी, विच इज वाई यहां पे हम लेस देन साइन यूज करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक विष्णु ने स्टार्टिंग में ही ये प्रॉब्लम आंसर दिया था, वो एब्सोल्युटली करेक्ट था। 2 इज ग्रेटर, करेक्ट, यस। ठीक है, गुड आफ्टरनून रोशन, BK केमिस्ट्री क्लासेस। लेंथ डिफरेंट, H बॉक्स की इलेक्ट्रॉन सेम क्या सर? मतलब क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है प्राची, मगर कह रहे हो कि लेंथ अलग अलग है क्या? तो लेंथ अलग अलग है, ऑब्वियसली हमें दिख रहा है कि इसमें ज्यादा एटम्स है, इसमें कम एटम्स हैं, मास सेम है। ठीक है, ऑलराइट, तो आई होप ये सबको समझ में आ गया है कि ये हमने सॉल्व किया। तो इस फॉर्मूला से, ये जो फॉर्मूला हमने लिखा था En इज इक्वल टू n² h² अपॉन 8ma², ये जो फॉर्मूला हमने लिखा था, इस फॉर्मूला को समझना, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि h जो है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब En किस किस पे डिपेंड करेगा? दिस एक्चुअली मीन्स En इज प्रोपोर्शनल टू n², En इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, और En इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a²। ठीक है, तो ये हमें पता चल जाएगा। ऑलराइट, तो अब यहां पे एक और कॉन्सेप्ट में बता सकता हूं। जो नैनो वायर्स हमने 2 कंसिडर किए थे, छोटा नैनो वायर जिसका एनर्जी डिफरेंस ज्यादा था, लंबा नैनो वायर जिसका एनर्जी डिफरेंस कम था। ठीक है, तो एनर्जी जिसका कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन्स को एटम से बाहर निकलना इजी होता है।
तो जब हमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इंक्रीज करना है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज करनी है, इसका मतलब हमें वायर का लेंथ इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, वायर का लेंथ इंक्रीज करेंगे तो एनर्जी लेवल्स की वैल्यू छोटी हो जाएगी, एनर्जी लेवल्स की वैल्यू छोटी हो गई तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इंक्रीज होगा। ठीक है, ये हमें इस इक्वेशन से पता चलता है। समझ में आ रहा है? ऑलराइट, व्हाट विल बी द SAI value outside the box, psi value outside the box. Outside the box, psi value will be 0 provided that the potential outside the box is infinite. Infinite potential होगा तभी psi का value 0 होगा। Infinite potential नहीं होगा तो बाहर भी वेव फंक्शन एग्जिस्ट कर सकता है टनलिंग की वजह से, तो वो पार्ट हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल सिर्फ ये पार्ट पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ओके, लेंथ डिफरेंट H बॉक्स की, अच्छा वो तो हो गया। ऑलराइट सर, नेट में गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का वेटेज क्या है? वेटेज पर वो हम थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर डिस्कस करेंगे तब डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, मेरा तो मानना है थर्मोडायनेमिक्स का इजी पार्ट है वही आपने डिस्क्राइब किया है, वही टॉपिक्स आपने डिस्क्राइब किए हैं। तो क्वांटम केमिस्ट्री पे थोड़ा सा और ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ये मेन कॉन्सेप्ट है। ओके, एनर्जी लेवल्स को समझना, एनर्जी के इक्वेशन ना, मतलब ये जो एनर्जी है ये इन तीनों टर्म्स से कैसे अफेक्ट होती है। एन चेंज हुआ तो क्या होगा, एम चेंज होगा तो क्या होगा, ए चेंज होगा तो क्या होगा। ये अगर आप समझ गए तो मैं कहूंगा कि ये इक्वेशन आप समझ गए। ठीक है, तो इसमें देखो एन अगर इंक्रीज हो गया तो ई भी इंक्रीज होगी, एम अगर इंक्रीज हुआ, मास अगर बढ़ गया तो एनर्जी जो है वो डिक्रीज होगी, और लेंथ अगर इंक्रीज हो गया तो एनर्जी भी डिक्रीज होगी। ठीक है, तो ये तीन कॉन्सेप्ट है, ये तीन कॉन्सेप्ट इक्वेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखो कि न्यूमेरिकल कैलकुलेशन वाला पार्ट जनरली एग्जाम्स में कम आएगा, मगर कॉन्सेप्चुअल पार्ट जो है वो ज्यादा आएगा। और कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे कि अगर मास इंक्रीज कर दिया, इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन रख दिया तो एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अगर छोटी वायर की जगह लंबी वायर ले ली तो एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, ये यहाँ का कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ गया तो मैं कहूंगा कि आपको 1D बॉक्स का एनर्जी समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद जो है वो सारी ट्रिक्स है। ठीक है, इसके बाद सारी ट्रिक्स है, कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है। ओके, आई होप ये समझ में आ गया है। ठीक है सर, पार्टिकल इन अ बॉक्स का वेव फंक्शन सिर्फ साइन फंक्शन होगा या डिफरेंट हो सकता है? डिफरेंट हो सकता है। ये एक्चुअली सुभाशीष आपका जो क्वेश्चन है ना, इसमें थोड़ा सा मैथमेटिकल डेरिवेशन करेंगे तो समझ में आ जाएगा, मगर आपके क्वेश्चन का शॉर्ट आंसर है कि हो सकता है। कॉस भी लिख सकते हैं, कुछ केसेस में वेव फंक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने cos ऑफ 90 प्लस एक्स लिख दिया, π/2 प्लस एक्स लिख दिया तो चल जाएगा। ओके, या फिर इसका जनरलाइज्ड फॉर्म होता है e⁻⁴ ओके, तो ये एक्चुअली एक्सपोनेंशियल फंक्शन है मगर इमेजिनरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, तो उसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, अभी कोई जरूरत नहीं है, मगर एज आई सेड शॉर्ट आंसर इज यस, इट कैन हैव डिफरेंट फंक्शन फॉर्म्स ऑल्सो। ठीक है, ऑलराइट, ऑलराइट, यस, सबको समझ में आ गया है। अब कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। सपोज आपको दिया है, आपको पूछा है कि द ट्रांजिशन with highest frequency of light absorbed, highest frequency of light absorbed is, पहला है 1 to 2, दूसरा है 2 to 4, 6 to 7, ये क्वेश्चन है, फिर से 1D बॉक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, 1D बॉक्स फ्रॉम 0 to A। ठीक है, 1D बॉक्स है, 0 to A है। 1D बॉक्स में इलेक्ट्रॉन्स है, नैनो वायर मान लो आप। ठीक है, जिसका लेंथ ये है। ठीक है, और हमें देखना है, हमें पूछना है कि रादर हमें फिगर आउट करना है कि ये जो 4 ट्रांजिशंस दिए हैं,
ओके, n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 4, 6 से 7 या 1 टू 5। इन ट्रांजिशंस में सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला ट्रांजिशन कौन सा होगा? ठीक है, अब सोच के बताओ, देखते हैं कौन ये सॉल्व कर पाता है। फर्स्ट ऑर्गोएडिक को लगता है फर्स्ट 1 to 2 इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ट्रांजिशन। ओके यार, हमें पोल लेना चाहिए, इसका करेंगे हम, पोल भी लेंगे, थोड़ा कॉन्टेस्ट रखेंगे, हम लाइव कॉन्टेस्ट रखेंगे अगले हफ्ते ताकि थोड़ा मजा भी आए। विष्णु को 1 to 5, ओके, फोर्थ ऑप्शन, ऑलराइट। स्वरा को लगता है फर्स्ट आंसर है, आंसर्स फर्स्ट ऑप्शन ही है, ओके। और कितने लोगों को क्या लगता है? अरे एटलीस्ट 36 व्यूअर्स हैं। आप लोगों ने शेयर नहीं किया है मुझे लगता है ये लिंक, या फिर आपके दोस्त शायद सो गए हैं, संडे की है, मस्त खाना खा के सो गए हैं। देखो ये जो लेक्चर्स है ना, ये लेक्चर्स मैं जानबूझ के इस तरह ले रहा हूँ कि जिनको क्वांटम मैकेनिक्स से, फिजिकल केमिस्ट्री से, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से जिनको सबसे ज़्यादा डर लगता है ना, ये लेक्चर्स बहुत ही इजी करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स को। ठीक है, क्वांटम केमिस्ट्री उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा। यस, सावन को भी लगता है कि आंसर 1 है, रीना यादव को भी लगता है आंसर 1 है। ओके फाइन, देखते हैं। ठीक है, और किस किस को क्या लगता है आंसर आएगा? बताओ बताओ। 38 व्यूअर्स हैं तो मुझे 38 कमेंट्स आने चाहिए यहाँ पे। पिनाकी को ओके, अभी तक 10 आंसर्स भी नहीं आए हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? अरे तुक्का तो मारो यार, एटलीस्ट तुक्का मारो, कैलकुलेटेड गेसेस तो करो। नंबर ज्यादा कहाँ पे है? 6 to 7 नंबर बहुत बड़ा लग रहा है, शायद 6 to 7 आंसर हो। 1 से 5 जाने के लिए 4-5 एनर्जी लेवल्स लांग के जाना पड़ता है, शायद ये होगा। कुछ तो करो, कुछ तो तुक्के तो मारो एटलीस्ट। सुभाशीष, विक्रमजीत, आप दोनों को लगता है आंसर 4th है, 1 to 5। ओके ऑलराइट, कृष्णा आंसर फर्स्ट, किशन आंसर 4th, ओके, स्वप्निल आंसर फर्स्ट। ओके ओके ठीक है, देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। अब आपने क्या पढ़ा है? En, अच्छा एक कुछ अलग कलर यूज करते हैं। हमने क्या पढ़ा है? En इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8ma स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसे फॉर्मूलाज होते हैं। मैं सबसे पहले देखता हूं कि जो उस क्वेश्चन के लिए क्या क्या इनमें से कांस्टेंट है। तो मुझे पता है कि h कांस्टेंट है, वो तो प्लैंक्स कांस्टेंट है। मास कांस्टेंट है, कोई जो भी पार्टिकल है उसी पार्टिकल के केस में हम कह रहे हैं। a भी कांस्टेंट है क्योंकि a जो है वो बॉक्स का लेंथ है। तो मैं क्या करूंगा, इसको सिर्फ n स्क्वायर इंटू E0 लिख दूंगा। ठीक है, ये E0 क्या है? E0 ये जो पार्ट है ना, ये जो पूरा पार्ट है, इसको मैंने लिख दिया है E0। और ये मैंने सिर्फ इसलिए किया है ताकि मुझे ये बार बार लिखना ना पड़े। ओके, इतना बड़ा इक्वेशन ये काफी सिंपल हो गया है। ठीक है, अब देखो ये सॉल्व कैसे करना है। 1 to 2, इसको हम कहते हैं डेल्टा E12, ऐसे लिख देता हूं मैं। ठीक है, डेल्टा E12 मतलब 1 से 2 के लिए एनर्जी डिफरेंस क्या है ये हमें देखना है। ठीक है, तो 1 से 2 जाने के लिए एनर्जी डिफरेंस क्या होगा? ये n स्क्वायर पे डिपेंडेंट है और हमें डिफरेंस लेना है, मतलब सबट्रैक्ट करना है। ठीक है, 1 से 2 ट्रांजिशन होगा तो सबट्रैक्ट करना है। 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इंटू E0, तो ये हो गया 3E0। ठीक है, पहला ऑप्शन हो गया 3E0। ये सबको समझ में आ गया है? ओके, 1 to 2। ओके, फर्स्ट ऑप्शन सबसे पॉपुलर आंसर है, फोर्थ ऑप्शन उसके बाद में है, बीच वाले कोई भी किसी को सही नहीं लग रहे हैं। ओके, देखते हैं क्या आएगा। ऑलराइट, डेल्टा E12 क्या है? 3E0 है। अब इसका देखो, डेल्टा E24 ये क्या होगा? 4 स्क्वायर मतलब 16 माइनस 2 स्क्वायर मतलब 4, 16 माइनस 4 मतलब 12E0, 12E0। ठीक है,
डेल्टा E12 बड़ा है या डेल्टा E24 बड़ा है? डेल्टा E24 ऑब्वियसली बड़ा है, ओके 3E0। मगर यहां पे आप में से कुछ लोगों ने डेफिनेटली स्पॉट किया होगा, मुझे पता है, पूछा गया है फ्रीक्वेंसी, हम कैलकुलेट कर रहे हैं एनर्जी। ओके पूछा गया है फ्रीक्वेंसी, हम कैलकुलेट कर रहे हैं एनर्जी। तो फ्रीक्वेंसी के लिए क्या लिखना है? याद रखो E इज इक्वल टू एच न्यू। इसका मतलब E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, क्योंकि H क्या है? कांस्टेंट है, न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो ये जो न्यू है V, कुछ लोग V ही कह देते हैं, E इज इक्वल टू एच इंटू V। ये V जो है ये फ्रीक्वेंसी है, और H अगर कांस्टेंट है तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि अगर एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा रहेगी। एनर्जी अगर ज्यादा रहेगी तो फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा रहेगी। इसका मतलब जहां पे डेल्टा E का वैल्यू बड़ा आया है वो आंसर शायद सही हो, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। ओके, तो मेजॉरिटी लोगों ने जो आंसर दे दिया है वो गलत है। वो समझ में आ गया आपको सबको? ओके, जिन लोगों ने कहा है कि फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, वो फर्स्ट ऑप्शन सही क्यों नहीं है ये समझ में आ गया, क्योंकि सेकंड ऑप्शन का अगर एनर्जी आपने देखा तो एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है मतलब फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी। ठीक है, यस। तो अब सब लोग डी ऑप्शन कहने लगे हैं, अरे यार बी ऑप्शन क्यों नहीं, सेकंड क्यों नहीं, थर्ड क्यों नहीं? देखो थर्ड भी कैलकुलेट करो कैसे आएगा। थर्ड ऑप्शन में ये क्या है? डेल्टा E 6 7, इसका मतलब दिस विल बी 7 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर इंटू E0, जिसका मतलब क्या हुआ? 7 स्क्वायर 49, 6 स्क्वायर 36, 49 माइनस 36 मतलब 13E0। ठीक है, 13E0 आ गया। फर्स्ट ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट कर दिया था, मगर सेकंड भी एलिमिनेट कर दिया। 6 to 7 जो है वो ज्यादा है, 13E0 आंसर आ रहा है वहां पे। ठीक है, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन भी गलत है। अब सिर्फ थर्ड और फोर्थ ऑप्शन देखना है। फोर्थ ऑप्शन के लिए डेल्टा E15 जो है ये आएगा 5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इंटू E0, जिसका मतलब है 25 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 24E0। इसका मतलब इसके पहले वाला थर्ड आंसर समझ में आ गया? ठीक है, कैसे सॉल्व किया है समझ में आ रहा है सबको? यस, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, प्रभा तुक्का था। ओके, सही आया कि नहीं आया? प्रभा का आंसर क्या था? प्रभा का आंसर था 1 to 2। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। ऑलराइट, तुक्का अच्छा गेस था मगर सही नहीं है ये आंसर। ओके, फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, अच्छा धनंजय ने भी तुक्का मारा था, मैंने बोला इसलिए। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। धीरे धीरे क्या है ना, ऐसे ही 4-5 प्रॉब्लम्स करोगे तो आपका तुक्का भी सही आने लगेगा। देखो अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो एटलीस्ट तुक्का मार के देखो कि सही आ रहा है कि नहीं, उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखो। ठीक है, तो होगा क्या कि आपको पता चलेगा धीरे धीरे कि किस तरह से हम सोच सकते हैं कि तुक्का मारे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसमें मैंने क्या सोचा होता, मैंने अगर तुक्का मारना होता, अगर मुझे तुक्का मारना होता तो मैं ये करता। ओके, 6 to 7 वाला तुक्का मारता। ये भी गलत है, अगर एटलीस्ट मुझे पता चल रहा है कि ये नंबर तो ज्यादा है और मुझे पता है कि एनर्जी ये n स्क्वायर पे डिपेंड करता है, तो n का वैल्यू ज्यादा होगा, वहां पे E का वैल्यू ज्यादा होगा। ठीक है ना, तो एटलीस्ट ये सोच के मैंने तुक्का मारा होता। 1 और 2 तो बहुत छोटे नंबर्स है, तो वो तुक्का भी उतना अच्छा नहीं है। समझ में आ रहा है? तो तुक्का मारने की भी प्रैक्टिस करनी होती है। कैलकुलेटेड गेसेस कैसे करने हैं ये भी आपको सही तरीके से आना चाहिए। ऑलराइट, ओके। अच्छा, प्रभा को अभी भी लगता है फर्स्ट ऑप्शन आंसर है? नहीं नहीं, फर्स्ट ऑप्शन आंसर नहीं है, फोर्थ ऑप्शन आंसर है। ओके, मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगा तो फर्स्ट ऑप्शन आंसर है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है तो फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर रहेगा। ठीक है, ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं क्या आएगा। अच्छा, मैंने बोहर और एच एटम की तरह किया। यस, सो दिस इज एक्चुअली बोहर और एच एटम जो है ना, एच एटम के केस में इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। तो अगर उस तरह किया है तो आंसर गलत आएगा। यहाँ पे एग्जैक्टली उल्टा है, इसीलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट क्या कर रहे हैं, हम एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। एनर्जी लेवल
डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो पहले वाले क्वेश्चन में ऐसा आंसर क्यों आया था ये भी आपको समझ में आ जाएगा। एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एनर्जीज कैलकुलेट करते हैं। n इक्वल टू 1, इसके लिए एनर्जी क्या होगा, E1 इज इक्वल टू, हमने लास्ट टाइम जैसे लिखा था n स्क्वायर इंटू एच, एनर्जी को हम डायरेक्टली ऐसा ही लिख देते हैं, En इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू E0। ओके, यही इक्वेशन यूज करके हम बाकी सारे एनर्जीज भी लिख लें। ठीक है, ताकि अगेन हमें लिखना ज्यादा नहीं होगा। मगर E0 का मतलब क्या है, E0 इज एच स्क्वायर अपॉन 8ma²। ठीक है, वो वैल्यू चेंज नहीं है। n इक्वल टू 1 के लिए n स्क्वायर 1 है, तो ये सिर्फ E0 आएगा। n इक्वल टू 2 के लिए क्या होगा, n इक्वल टू 2 के लिए E2 इज इक्वल टू 4E0 आएगा, क्योंकि 2 स्क्वायर मतलब 4 आता है। ठीक है सर, टनलिंग में एक वीडियो सेशन लीजिए। यस, टनलिंग का भी एक वीडियो सेशन लूंगा, मगर फिलहाल उसके लिए पहले 1D बॉक्स ठीक से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पहले वो कर लेते हैं, फिर टनलिंग भी करते हैं। यस सर, मेरा तुक्का नहीं था। यस, किशन का तुक्का नहीं था आई थिंक। ओके, अरे ठीक है। तो n इक्वल टू 2 के लिए E2 4E0 आएगा, n इक्वल टू 3 के लिए आएगा E3 9E0, n इक्वल टू 4 के लिए क्या आएगा, E4 16E0, n इक्वल टू 5 के लिए क्या आएगा, E5 मतलब 25E0। उसी तरह E6 क्या आएगा, E6 आएगा 36E0 और E7 आएगा 49E0। ठीक है, अब ये सब तो हमने लिख लिया है, मगर ये लिखने का फायदा क्या है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको नजर आएगी। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस है 3E0 का, इन दोनों में डिफरेंस क्या है 5E0 का, इन दोनों में डिफरेंस क्या है 7E0 का। उसके बाद आपको यहां पे भी, अगर आपने जनरल एप्टीट्यूड का पार्ट ठीक से किया है, उसके बाद क्या आना चाहिए, मतलब यहां पे आ जाना चाहिए 9। उसके बाद क्या आना चाहिए, 9 के बाद आता है 11, सारे ऑड नंबर्स हैं। इसके बाद क्या आएगा 13E0। ठीक है, तो 1D बॉक्स कर लिए। जनरल एप्टीट्यूड का एक और पार्ट हो गया, सीक्वेंसेस एंड सीरीज का जो पार्ट है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है, 3 5 7 9 11 13, है ना। तो ये सारे हो गए। यस, परफेक्ट, 9 11 13 15 ऐसे ही आगे जाता रहेगा वो, और ये सारे वैल्यूज आएंगे। ये दीज आर डेल्टा ई वैल्यूज। ओके, दीज आर डेल्टा ई वैल्यूज, मतलब दो सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। ओके, दो सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स है, एक के बाद एक आने वाले जो एनर्जी लेवल्स है उन दोनों में डिफरेंस कितना है, ये हमें इससे पता चलता है। ठीक है, अगर ये एनर्जी लेवल डायग्राम हमने ड्रॉ करना शुरू किया तो सबसे पहला एनर्जी कहां पे आएगा, सबसे पहला एनर्जी लेवल यहां पे ड्रॉ करते हैं। तो ये ओके, ये n इक्वल टू 1 के लिए है। ऑलराइट, इसके बाद सेकंड, मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जो है वो पास में ही आएगा, वो बहुत दूर नहीं होगा, ये 4E0 है। ओके, मगर इसके बाद वाला एनर्जी लेवल, ये जो गैप है ना, इससे ये गैप ज्यादा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा 9E0। ठीक है, उसके बाद वाला गैप और बड़ा है, 16E0। उसके बाद वाला गैप और बड़ा है, 25E0। ठीक है, उसके बाद वाला एनर्जी लेवल जो है मैं बोर्ड में प्लॉट भी नहीं कर पाऊंगा, वो यहां पे कहीं पे ऊपर आ जाएगा। ठीक है ना, तो आप देख रहे हो कि ये जो एनर्जी लेवल में डिफरेंस है ये बढ़ता जा रहा है। ओके, एनर्जी लेवल में जो डिफरेंस है वो बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो भी पार्टिकल होगा ग्राउंड स्टेट में, अब यहाँ पे ये 0 0 की वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, यहाँ पे ये लिख लेता हूँ, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखना क्या है कि दोनों एनर्जी लेवल्स के बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। ठीक है, डिफरेंस बढ़ता जाएगा तो इसका मतलब क्या है, सपोज यहाँ पे कोई पार्टिकल है,
इस पार्टिकल को आपने एक्साइट कर दिया, इस मॉलिक्यूल को आपने एक्साइट कर दिया, तो आगे वाले हायर एंड हायर एनर्जी लेवल्स में जाने के लिए हमें ज्यादा और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। पहले फर्स्ट ट्रांजिशन के लिए 3E0 काफी था, उसके बाद 5E0 लग रहा है, उसके बाद 7E0 लग रहा है। मतलब इस पार्टिकल को कंप्लीटली यहां पे ले जाने के लिए और ज्यादा एनर्जी लगेगी। 2 to 6 जाने से और 1 to 5 जाने में, इन दोनों में कंपैरिजन किया तो 2 to 6 जाने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी एज कंपेयर टू 1 to 5। इसका रीजन क्या है? एनर्जी लेवल्स का जो गैप है वो गैप बढ़ रहा है। ठीक है, आपने जो भी एटम्स के डायग्राम्स देखे हैं अब तक, ओके, एटम्स के डायग्राम्स देखे हैं, आपने देखा होगा कि ये एनर्जी लेवल का डिफरेंस जो है वो ज्यादा है, मगर बाद में एनर्जी लेवल का डिफरेंस कम होता जाता है। 1D बॉक्स में एग्जैक्टली उल्टा है। ओके, 1D बॉक्स में एग्जैक्टली उल्टा है। तो हम बहुत ज्यादा अमाउंट तक किसी भी बॉक्स को, ओके, तो ये एक हो सकता है कि 1D box, particles in a 1D box or an electron trapped in a one-dimensional box does not have an ionization potential. आयोनाइजेशन एनर्जी इनफाइनाइट होगा क्योंकि गैप बढ़ता जा रहा है। ओके, तो अगर आपको इनफाइनाइट एनर्जी लेवल तक उसको एक्साइट करना है, एटम से इस पोटेंशियल से बाहर निकालना है, तो आपको उसको इनफाइनाइट एनर्जी देना पड़ेगा, और इनफाइनाइट एनर्जी हम दे नहीं सकते, इसीलिए पार्टिकल को बॉक्स से बाहर निकाल नहीं सकते। और पार्टिकल अगर बॉक्स से बाहर नहीं जा सकता, इसी का मतलब है कि पार्टिकल बॉक्स के अंदर ही ट्रैप्ड है, जो हमने पहले भी कहा था। ओके, हमने वेव फंक्शन से ही हमें पता चल गया था कि द पार्टिकल हैज टू बी ट्रैप्ड इनसाइड द बॉक्स। बाहर पोटेंशियल इनफाइनाइट है, पार्टिकल बाहर नहीं जा सकता। वो यहां भी दिख रहा है, पार्टिकल इनफाइनाइट एनर्जी लेवल तक एक्साइट भी नहीं हो सकता क्योंकि एनर्जी बढ़ती जाती है, जितना एनर्जी उसको चाहिए वो बढ़ता जाता है। करेक्ट। क्वांटम में कैसे पहचाने कि कौन सा टाइप से सॉल्व करना है, इसके पहले वाले फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन को मैंने भी बोर एटम, हाइड्रोजन एटम, अरे ये कैसा क्वेश्चन हुआ, ऑर्गो एडिक्ट। देखो यहाँ पे लिखा क्या है, यहाँ पे लिखा क्या है ऊपर, 1D बॉक्स अगर लिखा है और आप बोर एटम यूज करोगे तो कैसे चलेगा? नहीं चलेगा, ऑब्वियसली नहीं चलेगा, है ना। अगर 1D बॉक्स लिखा है तो 1D बॉक्स का ही एनर्जी यूज करना पड़ेगा। अगर हाइड्रोजन एटम लिखा है तो हाइड्रोजन एटम का यूज करना पड़ेगा। अगर बोर थियरी लिखा है तभी बोर थियरी का यूज करना है ना। नहीं तो सबके लिए एक ही इक्वेशन दे देते, अलग अलग इक्वेशन है। इसी का मतलब क्या है, आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन अगर आपने गलत पढ़ा तो आप गलत फॉर्मूला यूज करोगे तो अब आंसर गलत आना ही है। तो इसका हाँ मेंशन्ड होगा, यस। अगर मेंशन्ड नहीं है इसका मतलब क्वेश्चन गलत है ना। क्वेश्चन में हमेशा मेंशन्ड होगा कि कौन सा सिस्टम होगा। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर भी मेंशन किया होगा, या फिर 1D बॉक्स मेंशन किया होगा, हाइड्रोजन एटम मेंशन किया होगा, कुछ ना कुछ डेफिनेटली मेंशन किया होगा। ठीक है, अगर नहीं किया है तो इसका मतलब या तो क्वेश्चन गलत है या फिर हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। तो क्वेश्चन फिर से पढ़ो। ओके, क्वेश्चन जितना जल्दी में पढ़ोगे ना, उतना ही आपको क्वेश्चन समझने में दिक्कत होगी। क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया तो आंसर गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत केयरफुली पढ़ना है। स्पेशली यहाँ पे जो ट्रिकी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं ना, क्वेश्चन अगर ठीक से नहीं पढ़ा तो आप फॉर्मूला भी सही यूज करोगे, आंसर भी कुछ निकालोगे, कैलकुलेशन में भी कोई गलती नहीं करोगे, मगर बाद में पता चलेगा कि ये पूछा ही नहीं था, कुछ और ही पूछा था। ठीक है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन जितना ध्यान से पढ़ोगे उतना ही आपके लिए आपका जो एक्यूरेसी होगा वो एक्यूरेसी इंप्रूव होता है, इसकी वजह से। समझ में आ गया? ठीक है, सो दिस वाज, ये हो गया एनर्जी लेवल्स का कॉन्सेप्ट। एनर्जी के कॉन्सेप्ट में क्या पता चल रहा है कि जितना ऊपर जाना चाहते हैं, जितना एक्साइटेड स्टेट में जाना चाहते हैं, उतना हम एक्साइटेड स्टेट में जा नहीं पाएंगे। इसी का मतलब है पार्टिकल को बॉक्स से बाहर निकालना है तो बाहर निकाल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो अगर इसका एक कंपैरिजन आपको देखना है तो ये आप कंपेयर कैसे कर सकते हो कि 1D बॉक्स जो है उसके एनर्जी लेवल्स ऐसे हैं। आप देख सकते हो कि एनर्जी लेवल्स दूर दूर जाते रहते हैं। ओके, एनर्जी लेवल जो है एक दूसरे से दूर जाते रहते हैं। हाइड्रोजन एटम में क्या है, हाइड्रोजन एटम में कैसे होता है? हाइड्रोजन एटम में पहला एनर्जी लेवल ऐसा है
दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है, चौथा यहाँ पे है, और बाकी सारे एनर्जी लेवल्स पास में आते जाते हैं। और एक एनर्जी जहाँ पे होता है उसके ऊपर हाइड्रोजन एटम की एनर्जी ही नहीं होती है, क्योंकि ये वैल्यू जो है ये नेगेटिव होती है, -13.6, और ये वैल्यू जो है वो 0 है। ठीक है, इसके ऊपर आप कह सकते हो कि कंटिन्यूअम होता है एनर्जी का। ठीक है, इसके ऊपर आप कह सकते हो कि एनर्जी का कंटिन्यूअम होता है। कंटिन्यूअम मतलब यहां पे आप कह सकते हो कि फ्री पार्टिकल है। ओके, यहां पे आप कह सकते हो कि दिस इज अ फ्री पार्टिकल। ठीक है, और आयोनाइज्ड इलेक्ट्रॉन, ओके, आयनाइज्ड इलेक्ट्रॉन, रादर आयनाइज्ड एटम कहना चाहिए मुझे, मगर आयनाइज्ड इलेक्ट्रॉन मतलब एटम को आयनाइज करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है वो इलेक्ट्रॉन यहां पे होता है, उसका एनर्जी यहां पे होता है 0 से ज्यादा होगा। इसका रीजन क्या है? पोटेंशियल एनर्जी 0 ही है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी यहां पे 0 हो गया है। इसके ऊपर एनर्जी क्या होगा? ऊपर एनर्जी पॉजिटिव होगा। नीचे एनर्जी नेगेटिव है, ऊपर एनर्जी पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा मतलब क्या है? सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv स्क्वायर। स्क्वायर मतलब वो वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी। ठीक है, इसीलिए जब फ्री पार्टिकल होगा तो उसको सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है, इसीलिए वो एटम से बाहर निकल गया है। अब यहां पे आप देख सकते हो कि ये एनर्जी लेवल जो है वो पास में आ रही है। ओके, इसीलिए यहां पे सिर्फ इतना एनर्जी दे दिया तो काफी होता है। दिस इज द आयोनाइजेशन एनर्जी। दिस इज द आयोनाइजेशन एनर्जी। इतना एनर्जी दे दिया तो काफी होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम से बाहर निकल जाएगा। मगर यहां पे ऐसा कर सकते हैं क्या? ये जो डिफरेंस है आप देख रहे हो कि ये डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर पूरा बाहर निकालना है, इनफाइनाइट एन वैल्यू तक ले जाना है, तो हम उतना एनर्जी दे ही नहीं सकते। एनर्जी जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा, एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। समझ में आ गया? सो दिस इज व्हाट इज मेंट बाय, और दिस इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1D बॉक्स एंड हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में एनर्जी लेवल्स पास में आते जाते हैं, 1D बॉक्स में एनर्जी लेवल्स दूर दूर जाते रहते हैं, इसलिए ज्यादा एनर्जी लगेगा। ओके, समझ में आ रहा है? ओके, यस, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मुझे लगता है आप में से किसी ने आज शेयर नहीं किया है लिंक। सबको शेयर करना है आपके सारे दोस्तों के साथ। सबको बोलो कि आओ भाई, 1D बॉक्स क्या है, हाइड्रोजन एटम क्या है, दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, समझ में आ रहा है? अगर वही समझ में नहीं आएगा तो क्वांटम में आगे कैसे बढ़ोगे? ओके, और मुझे नहीं लगता अब तक हमने जो डिस्कस किया है वो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाले कैलकुलेशन है ना। तो ये कैलकुलेशन काफी सिंपल है। इस तरह अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ोगे बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत सिंपल हो जाएगा। ओके, और जो कैलकुलेशंस है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, वो तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे, ऐसा अगर इस तरह अगर सॉल्व करोगे तो। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट, अच्छा एक, अब ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट एनर्जी required to excite, energy required to excite a ball of mass 1 kg trapped between walls of infinite height. Separated by 1 मीटर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो क्या है। ये इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में डायरेक्टली नहीं आएगा, मगर ये आपके कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो एक बॉल है हमारे पास, 1 किलोग्राम का बॉल है। ठीक है,
और दो दीवारें हैं 1 मीटर डिस्टेंस है दोनों दीवारों में। ओके, एक दीवार यहां पे है, दूसरा दीवार यहां पे है, और एक बॉल जो है 1 kg का बॉल है और वो इन दोनों दीवारों के बीच में ट्रैप्ड है। ठीक है, तो इस बॉल को एक्साइट करने के लिए, एक्साइट मतलब क्या है, मान लो कि n = 1 से n = 2 जाने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, ये कैलकुलेट करो और मुझे बताओ। ठीक है, कैलकुलेट एनर्जी। ये एनर्जी जो है, ध्यान दो एक बार, सब लोग ध्यान दो एक बार, एनर्जी कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। एनर्जी कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। ठीक है, करो कैलकुलेट और बताओ मुझे क्या एनर्जी आएगी। कैलकुलेट करके बताओ मुझे क्या एनर्जी आएगी। कैलकुलेटर यूज भी कर सकते हो आप, चलो मैं आपको वो भी एक दे देता हूं, आप कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो और फॉर्मूला भी आपको पता है। डेल्टा E12 ये क्या आता है, 3E0 मतलब 3 × h² अपॉन 8 × m × a², 3h² × 8 × m × a²। ठीक है, सॉल्व करके बताओ मुझे कितना आता है। यस पूजा, काफी है, CSR नेट क्रैक करने के लिए बहुत काफी है। यस, CSR नेट के लिए हम जो नोट्स बनाते हैं ना, हम लोग एटलीस्ट 4-5 रेफरेंस बुक्स देख के, हर रेफरेंस बुक में क्या क्या अच्छा है, उतना जो अच्छा पार्ट होता है वो लेके हमने IFAS के नोट्स बनाए हैं। ठीक है, तो आपको सारे रेफरेंस बुक्स पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, वो सारे रेफरेंस बुक्स आपके लिए हमने पढ़े हैं और नोट्स बनाए हैं। तो IFAS के नोट्स अगर आपने ले लिए तो एकदम काफ़ी है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नेट तो आराम से क्रैक हो जाएगा, नेट के बाद वाला इंटरव्यू भी आराम से क्रैक हो जाएगा। ओके, यस। कौन सी रेंज में है 1D बॉक्स से हम इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते हैं? हाँ, 1D बॉक्स से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल ही नहीं सकते ना, वही तो हमने कहा विक्रमजीत। फ्रॉम, हाँ करेक्ट। ओके, क्या किसी का आंसर है? आप कैलकुलेटर यूज भी कर सकते हो। 1.55 × 10⁻⁻15। ओके, एक आंसर आ गया है। मुझे 40 लोग दिख रहे हैं, मुझे 40 आंसर चाहिए। 40 आंसर मतलब अलग अलग आंसर नहीं, सही आंसर सबका आना चाहिए। बहुत सिंपल है, फॉर्मूला यूज करना है। h का वैल्यू अगर आपको पता नहीं है तो h का भी वैल्यू दे देता हूं मैं। h आप ले लो 6 × 10⁻34, यही ले लो, 10⁻34 ले लो। अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा, एग्जैक्टली 6.6 आता है, अप्रॉक्सीमेट आंसर दे दिया तो भी काफी है मेरे लिए, मगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में चाहिए। ठीक है रत्नेश, रिकॉर्डेड वीडियोस लेक्चर परचेस कैसे होगा? अरे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया रत्नेश ने। यस रत्नेश, आपने मेरा दिल जीत लिया, यही क्वेश्चन आंसर करना है मुझे। ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो, फिर इसका भी आंसर देता हूं मैं, एकदम डिटेल में देता हूं। रिकॉर्डेड वीडियोस कहां से परचेस कर सकते हैं बता भी सकता हूं। यस यस रत्नेश, बताने वाला हूं, सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है। ओके, एक ही आंसर आया, बाकी लोग कहाँ हैं? कैलकुलेटर नहीं है या क्या नहीं है? करने का मन नहीं है यार, कैलकुलेटर भी अलाउ कर दिया फिर भी आप नहीं कर रहे, कैसे चलेगा? h का वैल्यू है ये, मास तो दिया है 1 kg, और ये भी a का वैल्यू भी 1 kg दे दिया है, नंबर भी इतने सिंपल दिए हैं, तो इतना डिफिकल्ट क्यों जा रहा है? अच्छा चलो जूल्स में आंसर बता दो, चलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का तो बाद में देख लेंगे, जूल्स में आंसर बता दो। ठीक है, क्या क्या दिया है? m दिया है 1 kg, ये SI यूनिट्स में है। a दिया है 1 मीटर, ये भी SI यूनिट्स में है। h दिया है 6 × 10⁻34 जूल सेकंड, ये भी SI यूनिट्स में है। तो E क्या आएगा? डेल्टा E आएगा 1 to 3 × h² मतलब 6² × 10⁻34 का स्क्वायर आएगा,
डिवाइडेड बाय 8ma², 8 इंटू एम तो 1 है, a² भी 1 है। इसमें क्या इतना मुश्किल क्या है? चलो 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 सॉल्व करके बताओ। 4 इंटू 10, 4 इंटू 10 मतलब 40, 10 रेस टू कुछ होगा, आपको शायद 10 रेस टू कुछ कहना था, 10 रेस टू शायद कुछ कहना था आपको। ठीक है, तो ये सॉल्व करोगे, 6² 36, 36 इंटू 3 108, और ये क्या आएगा 108 12 13.5 आएगा कुछ, आई थिंक। अपॉन 8, 9/2, 7, यस 13.5 इंटू 10⁻⁻68। मगर ये आंसर किस में आएगा? ये आंसर आएगा जूल्स में। ओके, ये आंसर आएगा जूल्स में। 13.5 नहीं है, 13.5 इंटू 10⁻⁻68, मगर ये जूल्स में है। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? हमें तो आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए था, है ना? याद है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आंसर चाहिए हमें। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का कन्वर्जन कैसे करेंगे, चलो वो भी देख लेते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब मुझे तो लगता है ना, बहुत सारे लोगों के मार्क्स सिर्फ यूनिट्स की वजह से जाते हैं। ओके, आधे मार्क्स, आधे क्वेश्चन जो आपके गलत होते हैं सिर्फ यूनिट्स की वजह से गलत होते हैं। तो यूनिट्स देख लो एक बार, ये जूल्स है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। ओके, और ये नंबर आपको पता है, ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? 1-19 कूलम्स। वही नंबर इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है। ठीक है, वही नंबर इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है। 6 इंटू 10⁻⁻19 यही इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू जूल का कन्वर्जन भी वही है। ओके, तो हमें जूल्स को कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, मतलब इसको हमें इस नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करके बताओ क्या आंसर आ गया। चलो 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 जल्दी डिवाइड करके आंसर बताओ मुझे, क्या आंसर आएगा, जल्दी बताओ डिवाइड करके। यस, 1.6 इंटू 10⁻⁹ नहीं, 19 आएगा और -19 आएगा। ओके, चलो डिवाइड करके आंसर बता दो। 40 लोग यहाँ पे हैं, मगर मुझे लग रहा है आधे लोग चाय पीने गए हैं कहीं पे। आंसर तो मुझे 3-4 लोग ही दे रहे हैं, बाकी लोग कहाँ हैं? चलो चलो आंसर दे दो। कैलकुलेटर भी अलाउड भाई, चीटिंग करना भी अलाउ किया है, फिर भी नहीं कर रहे हो, कैसे चलेगा? 8.43, ठीक है, मैं मान लेता हूं कि आपका आंसर सही है। अप्रॉक्सीमेटली 8.5 इंटू 10⁻⁻, क्या आएगा? -68 + 19, कितना आएगा? कितना आएगा? 10 का पावर क्या आएगा? -30 आएगा? नहीं नहीं, -30 नहीं आएगा। आई थिंक विक्रमजीत आपका आंसर भी सही होगा, मैंने थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन भी किया है इसमें। 6.6 अगर लोगे तो आई थिंक आपके जैसा आंसर आएगा। h का वैल्यू मैंने 6 इंटू 10⁻⁻34 लिया है, तो इसलिए थोड़ा सा अलग ही आने वाला है हमारा आंसर। अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं हम लोग, 10⁻⁻49 आएगा, करेक्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, 10⁻⁻49 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ये आंसर आएगा, करेक्ट। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हमने सॉल्व क्यों किया? एग्जाम में मैंने स्टार्टिंग में भी कहा कि ये क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में शायद नहीं आएगा, मगर ये क्वेश्चन फिर भी सॉल्व क्यों किया, बताता हूं क्यों सॉल्व किया। आपको पता है ना, थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा होगा कि थर्मल एनर्जी क्या होती है? केटी एनर्जी होती है ना? केटी एनर्जी ये थर्मल एनर्जी होती है। मतलब अगर 300 डिग्रीज केल्विन ये टेम्परेचर होगा, तो K इंटू 300 इतना एनर्जी हर मॉलिक्यूल के पास होता है, ये आपको पता है। केटी कितना है कैलकुलेट करके बताओ, केटी कितना है? K इंटू टी, ये थर्मल एनर्जी है ना, K का वैल्यू होता है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 इंटू टेम्परेचर मान लो 300 केल्विन है, रूम टेम्परेचर है। ये बताओ वैल्यू कितना, ये वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ मुझे कितना। 38 इंटू 300 कितना आएगा? 1.38 इंटू 300 कितना आएगा? कैलकुलेट करके बताओ मुझे जल्दी। यस, 10⁻⁻49 ये तो आ गया, मगर ये कितना आएगा? ये मतलब किसी भी सिस्टम में हर इलेक्ट्रॉन के पास, हर मॉलिक्यूल के पास इतना एनर्जी हमेशा होता है। जो टेम्परेचर होगा उतना एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन के पास अपने आप हो जाता है।
ठीक है, बताओ कितना होगा, कैलकुलेट करो। 1.3 इंटू 300 इंटू 10⁻⁻23 कितना आएगा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, कितना आता है। जूल स्क्वायर होगा, जूल स्क्वायर, जूल स्क्वायर कैसे होगा, डिवाइड कर रहे हैं तो जूल जूल कैंसिल हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचेगा। 4.14 इंटू 10⁻21 प्लस 21 माइनस 21 होना चाहिए। ये 4 इंटू 10⁻⁻21 होगा, मगर ये जूल्स में होगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में बताओ कितना आएगा, इलेक्ट्रॉन बताओ। 4 इंटू 10⁻⁻21 को 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से इस नंबर से डिवाइड करना है। करो, डिवाइड करो, बताओ। यस, माइनस, करेक्ट। ठीक है, मगर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कितना होगा, बताओ बताओ। फोर डिवाइडेड बाय 1.6 कितना होता है, कितना होता है, बताओ जल्दी बताओ। बहुत टाइम ले रहे हो यार, कैलकुलेशन अलाउ करने के बाद भी इतना टाइम कैसे चलेगा। गेट एग्जाम का कैलकुलेटर भी है। 2.01 नहीं आएगा, आई थिंक 5 आएगा, आई थिंक, मुझे लगता है। और ठीक है, चल जाएगा। हाँ, 2.5 आता है, तो मैं 0.025 इस तरह लिख देता हूँ। ओके, 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, कितना है, सॉरी ये कितना है, 8.5 इंटू 10⁻⁻49 इलेक्ट्रॉन, मतलब बहुत ही छोटा वैल्यू है। ठीक है, ये अगर टेम्परेचर 100 केल्विन पे अगर हमने एक बॉल रख दिया, 1 किलो का बॉल कहीं पे रख दिया दो दीवारों के बीच में, तो इसका मतलब है कि वो बॉल जितना चाहे एक्साइट हो सकता है, क्योंकि उसके पास इतना एनर्जी है। ओके, और ये है 10⁻², ये है 10⁻⁻49। ओके, इसका मतलब 10⁻47 टाइम्स ज्यादा एनर्जी उसके पास अवेलेबल है। तो 1 से 2 जाना तो इजीली जा सकता है, टेम्परेचर ही उसको डायरेक्टली फर्स्ट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ, काफी ज्यादा 100 एक्साइटेड स्टेट्स तक तो आराम से ले जा सकता है। इनफैक्ट 10⁻47 एक्साइटेड स्टेट्स तक वो आगे ले जा सकता है। ठीक है, तो हमने प्रॉब्लम इसलिए सॉल्व किया कि 1D बॉक्स जो है, 1D बॉक्स में हम क्या कहते हैं, बॉक्स है और उसमें एक पार्टिकल है, तो हम क्यों नहीं कह सकते कि एक बॉक्स है और उसमें एक बॉल रखा है। तो हम ये केस कंसिडर नहीं करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में ये अलग से इसलिए आता है क्योंकि ये जो है ना, इतना बड़ा मास होगा। क्वांटम मैकेनिक्स हमने क्या कहा है, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। क्वांटम मतलब क्या है, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए क्वांटम मैकेनिक्स होता है। और 1 किलो का बॉल, 1 किलो का अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो इसका मास बहुत ज्यादा है, तो ये माइक्रोस्कोपिक नहीं है, तो ये क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम फॉलो ही नहीं करता है। इसका रीजन है कि ये कभी भी ग्राउंड स्टेट में नहीं होता है, क्योंकि इसके पास इतनी ज्यादा एनर्जी है कि वो ऑलरेडी एक स्टेट में है। ये 1 की तरह काम ही नहीं करेगा, ऐसा आपको लगेगा। ठीक है, 0.25 नहीं, 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। नरेंद्र एक बार चेक कर लो। ठीक है, सो इस बॉल के पास इतनी ज्यादा एनर्जी है सिर्फ टेम्परेचर से, तो इसका मतलब है कि ये 1D बॉक्स की तरह क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स में है, ऐसा हमें लगेगा ही नहीं। इसीलिए हमने बॉल है, बॉल थोड़ा सा एनर्जी दिया तो थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी लेके घूमना शुरू कर सकता है। बॉल कोई भी एनर्जी ले सकता है। ओके, बॉल को हम जितना चाहते हैं उतना काइनेटिक एनर्जी दे सकते हैं, मगर इलेक्ट्रॉन को नहीं दे सकते। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक है, तो इलेक्ट्रॉन के पास इतना एनर्जी है, मगर उसको ट्रैवल करने के लिए उसका मास बहुत ज्यादा कम है, तो ये जो डिफरेंस है ना, इससे ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन को हायर एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए टेम्परेचर जनरली सफिशिएंट नहीं होता है, उसको हमें एक्सटर्नली एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, वैल्यू जूल स्क्वायर में नहीं आना है। हाँ, जूल स्क्वायर में नहीं आएगा ना, जूल स्क्वायर में कैसे आएगा, एनर्जी का वैल्यू है, जूल स्क्वायर में कभी नहीं आएगा। ये जूल इंटू सेकेंड है, ये जूल स्क्वायर नहीं है, ये जूल मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड्स है, ये जूल स्क्वायर नहीं है। आई थिंक इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है क्वांटम मैकेनिक्स में और जो क्वांटम केमिस्ट्री में, और जो हम लोग नॉर्मली देखते हैं आजू बाजू में। ठीक है, इन एच स्क्वायर है। अच्छा,
ओ यहाँ पे कह रहे हो एच स्क्वायर है, मगर m इंटू ए स्क्वायर आता है ना, m इंटू ए स्क्वायर में जूल्स भी आ जाता है। जूल क्या होता है? जूल इज केजी मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो केजी इंटू मीटर्स पर, अच्छा नहीं सॉरी, केजी मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर नहीं होगा, केजी मीटर पर क्या होता है? फोर्स इंटू, सो हाँ, जूल्स होता है केजी इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे m ए स्क्वायर है ना, जूल्स वाला पार्ट थोड़ा सा कैंसिल हो जाता है, इसलिए जूल स्क्वायर नहीं आता, एक ही जूल्स रहता है। ठीक है, तो वो यूनिट अगर आपको चाहो तो कर सकते हो इसेंशियली। ठीक है, मैं जल्दी से बता लेता हूँ। ई जो है, ई इज एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8m ए स्क्वायर, और इसमें सबके यूनिट्स क्या है देख लो। m का यूनिट होता है केजी, a का यूनिट होता है मीटर्स, मगर a स्क्वायर है इसलिए मीटर स्क्वायर हो जाएगा। h का यूनिट होगा जूल्स इंटू सेकेंड, मगर इसका स्क्वायर करना है आपको। अब जूल्स क्या होता है? जूल्स इज न्यूटन्स इंटू मीटर इंटू सेकेंड आएगा, इसका स्क्वायर होगा। जो न्यूटन होता है केजी, न्यूटन्स क्या है? फोर्स का यूनिट है, दैट इज मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन होता मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करो मीटर से, इसको मल्टीप्लाई करो सेकेंड से, और इसका स्क्वायर लेना है। ठीक है, तो ये अगर सब सॉल्व करोगे तो आएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, और ये सिर्फ एच स्क्वायर का है, एन स्क्वायर को नो यूनिट्स। ओके, दिस डजंट हैव एनी यूनिट्स। ठीक है, तो फाइनली अगर इसके यूनिट्स कैलकुलेट करने हैं तो ऊपर आएगा केजी मीटर स्क्वायर पर, इस तरह लिखता हूं, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में है केजी और ए स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा सिर्फ पर सेकेंड। और ये स्क्वायर और 8 जो है ये सब मिला के पर सेकेंड को कन्वर्ट कर देंगे एनर्जी में। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सारे के सारे वैल्यूज कैंसिल हो जा रहे हैं। तो जूल्स नहीं रहेगा यहाँ पे, सिर्फ पर सेकेंड बचेगा। राइट, पर सेकेंड इसेंशियली फ्रीक्वेंसी का यूनिट है, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एनर्जी। ठीक है, तो इस तरह ये यूनिट आ सकेगा। करेक्ट, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इज जूल्स। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पे ध्यान मत दो, कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछा था इसलिए मैंने सिर्फ आंसर दिया है। ठीक है, ऑल राइट, ठीक है। ओके, तो ये है 1D बॉक्स के एनर्जी लेवल्स। अब मुझे किसी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स परचेस कैसे कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट पे जाओ, IFAS ऑनलाइन पे जाओ। ठीक है, उसमें केमिकल साइंसेस का पार्ट है। ओके, इस पार्ट में जाके देखना है आपको। ओके, और यहां पे CSIR नेट, CSIR नेट का भी कोर्स है, गेट का भी कोर्स है। ओके, CSIR नेट का भी कोर्स है, गेट का भी कोर्स है। अगर यहाँ पे कोई MSc एंट्रेंसेस के लिए ट्राई कर रहे हैं तो IIT जैम का भी कोर्स 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो ये भी आप देख सकते हो। ओके, और यहाँ पे एक्चुअली सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है। ओके, रजिस्टर करोगे तो आप डायरेक्टली हमारे कुछ फ्री कॉन्टेस्ट भी हैं हमारे वेबसाइट पे। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो वहाँ जाके आप क्वेश्चंस भी देख के सॉल्व कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस सेट्स हमने अपलोड किए हैं हुए हैं वहाँ पे, तो वो देख सकते हो आप रजिस्टर करोगे तो। और रजिस्टर करने के बाद फिर हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है हमारे वेबसाइट पे भी मिलेगा। मैं कमेंट्स में भी पोस्ट कर दूंगा कि हमारा कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, उस नंबर पे कॉल करो और उनको बोलना कि हमें ये रिकॉर्डेड लेक्चर जो है उसका पैकेज हमें खरीदना है, और वो आपको गाइड कर देंगे। इतना सिंपल प्रोसीजर है, ये वेबसाइट याद रखो। और हमारा जो चैनल है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, IFAS केमिस्ट्री का जो चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको। ठीक है, एक सब्सक्राइब का बटन आएगा,
इस बटन को प्रेस करना है, नहीं किया तो पाप लगता है, ठीक है, ये करना ही है। वीडियो देखने के बाद अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो पाप लगेगा, सब्सक्राइब करो। इसके बगल में एक बेल आइकन का भी बटन होगा, इस आइकन को भी प्रेस करो, ठीक है। बेल आइकन प्रेस करोगे तो सारे जो हमारे नोटिफिकेशंस है, नोटिफिकेशंस ऑन कर दो, ताकि जो भी नई खबर आती है, एनटीए जो भी नए नोटिसेस देता है, नोटिफिकेशंस आते हैं, वो नोटिफिकेशंस भी हम आपको हमेशा अपडेटेड रखेंगे, ताकि आपको बार बार जाके रोज जाके वो साइट कौन चेक करेगा, आपका काम हम कर रहे हैं। जाके सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ऑन करो, इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो, ठीक है। ऐसा करेगा तो बहुत पुण्य का काम कर रहे हो, अदरवाइज आप पाप कर रहे हो, ठीक है। ऑल राइट, तो यस, नहीं किया तो पाप लगेगा, एब्सोल्युटली, ठीक है। तो ये लेक्चर सीरीज जो है, मुझे पता चल रहा है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, मगर ये लेक्चर सीरीज अगर मैं कंटिन्यू करूं, ऐसा आपको लगता है, ये तो सिर्फ 1D बॉक्स देखा हमने, अभी 2D बॉक्स है, 3D बॉक्स है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, उसके भी बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स आपको चाहिए, तो इमीडिएटली जाके वीडियो को लाइक करो। जितने लोग लाइक करेंगे उसी से मुझे पता चलेगा कि आपको ये वीडियोस चाहिए। अगर 200 लोगों ने लाइक किया तो क्वांटम केमिस्ट्री का सीरीज हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली बार इसी सीरीज में। इस सीरीज में हम क्या करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करते हैं हम लोग, क्वांटम का फैंटम है उसको हम भगाने का काम कर रहे हैं, ठीक है। सो until our next class, goodbye from me and thank you for joining this lecture. Keep studying quantum chemistry, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका फायदा होगा, okay? So until next time, goodbye.